नमस्कार दोस्तों, क्यूरियस माइंड करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का विषय है, भारत की नज़र म्यांमार के रेयर अर्थ पर क्यों है? क्या आप जानते हैं कि जिस स्मार्टफ़ोन पर आप यह वीडियो देख रहे हैं या जिस इलेक्ट्रिक कार में बैठने का सपना दुनिया देख रही है, उसकी असली चाबी भारत या अमेरिका के पास नहीं, बल्कि चीन के एक बेहद खतरनाक चक्रव्यूह में बंद है। हम बात कर रहे हैं रेयर अर्थ खनिजों की, एक ऐसा अदृश्य हथियार जिसके बिना आधुनिक तकनीकी और भविष्य की ग्रीन एनर्जी की कल्पना भी असंभव है। साल 2026 की शुरुआत में एक बेहद खामोश लेकिन रणनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण हलचल होती है। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग ह्विंग भारत के दौरे पर आते हैं। कैमरे के सामने हाथ मिलाए जाते हैं, द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने की बातें होती हैं, लेकिन बंद कमरों के भीतर भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी म्यांमार के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखते हैं जो चीन की रातों की नींद उड़ा सकता है। यह प्रस्ताव था म्यांमार के रेयर अर्थ खनिजों तक भारत की पहुंच। भारत चीन पर अपनी निर्भरता को खत्म करना चाहता है। म्यांमार के पास वह खजाना है जो भारत की तकदीर बदल सकता है, लेकिन इस सुनहरे मौके के ठीक बीच में खड़ा है एक खूनी गृह युद्ध। चीन की दशकों पुरानी मजबूत पकड़ और म्यांमार की दुर्गम भौगोलिक चुनौतियां। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्या म्यांमार का यह रणनीतिक मौका भारत के लिए एक हकीकत बनेगा या फिर यह इतिहास की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक साबित होने वाला है। चुनौतियों को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि दुनिया म्यांमार के इस हिस्से के लिए इतनी पागल क्यों है। नाम है रेयर अर्थ, यानी दुर्लभ खनिज, लेकिन असल में ये प्रकृति में बहुत दुर्लभ नहीं है, बल्कि इन्हें शुद्ध रूप में निकालना और इनकी प्रोसेसिंग करना बेहद कठिन और पर्यावरण के लिए नुकसानदेह होता है। रेयर अर्थ दो प्रकार के होते हैं, हल्के और भारी। हल्के तत्व तो लगभग हर जगह मिल जाते हैं, लेकिन जो असली खेल बदलते हैं वो है भारी रेयर अर्थ तत्व, जैसे डिस्प्रोसियम और टर्बियम। इनके बिना आप इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए शक्तिशाली मैग्नेट नहीं बना सकते, ना ही विंड टर्बाइन और आधुनिक रक्षा उपकरण तैयार हो सकते हैं। अब म्यांमार के महत्व को आंकड़ों से समझिए। म्यांमार आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रेयर अर्थ उत्पादक देश बन चुका है। अकेले 2024 में वहाँ करीब 31,000 टन रेयर अर्थ का उत्पादन हुआ। लेकिन सबसे खास बात यह है कि म्यांमार के काचिन राज्य के टिपबी और मोक इलाकों में भारी रेयर अर्थ खनिज इतनी बड़ी मात्रा में मिलते हैं जितने पूरी दुनिया में और कहीं और नहीं। जहाँ बाकी देशों के पास सिर्फ हल्के तत्व हैं, वहीं म्यांमार के पास भारी तत्वों की मोनोपोली जैसी स्थिति है। सिर्फ यही नहीं, म्यांमार के पास टिन, टंगस्टन और जेड जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के भी विशाल भंडार हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस इंडस्ट्री की रीढ़ हैं। अब सवाल आता है कि भारत के लिए म्यांमार इतना ज़रूरी क्यों है? क्या भारत के पास खुद का रेयर अर्थ नहीं है? जवाब आपको चौंका देगा। भारत के पास करीब 69 लाख टन रेयर अर्थ ऑक्साइड का एक विशाल भंडार मौजूद है, लेकिन इस भंडार की दो सबसे बड़ी कमजोरियां हैं। पहली में लगभग सभी हल्के रेयर अर्थ तत्व हैं, भारी तत्व तो नहीं के बराबर हैं। दूसरी, दुनिया के कुल खनन में भारत की हिस्सेदारी 1% से भी कम है और हमारे पास इन खनिजों को रिफाइन और प्रोसेस करने की क्षमता बेहद सीमित है। दूसरी तरफ चीन को देखिए। चीन दुनिया के 60% रेयर अर्थ भंडार का मालिक है, लेकिन असली ताकत भंडार में नहीं बल्कि प्रोसेसिंग में है। दुनिया का 90% रेयर अर्थ चीन में प्रोसेस होता है। इसका मतलब यह है, अगर अमेरिका या भारत अपने देश में रेयर अर्थ निकाल भी ले तो उन्हें शुद्ध करने के लिए उसे चीन ही भेजना पड़ेगा। चीन जब चाहे इन खनिजों और इन तकनीक पर निर्यात प्रतिबंध लगाकर पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को घुटनों पर ला सकता है। यही वह कारण है जिसकी वजह से काचिन राज्य में मौजूद म्यांमार के भारी रेयर अर्थ भंडार भारत की क्रिटिकल मिनरल सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा रणनीतिक हथियार बन सकते हैं। अगर भारत यहाँ कदम जमाने में कामयाब रहा तो वह चीन के इस चक्रव्यूह को तोड़ सकता है। कागजों पर यह रणनीति जितनी बेहतरीन दिखती है, जमीन पर इसकी हकीकत उतनी ही भयानक और जटिल है। यहीं से शुरू होता है इस कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस। साल 2021 में म्यांमार में सैन्य तख्तापलट होता है। सेना सत्ता पर कब्जा कर लेती है, लेकिन पूरे देश में गृह युद्ध छिड़ जाता है। इसके बाद आता है ऑपरेशन 1027, जिसके बाद म्यांमार की सेना की पकड़ कई राज्यों से पूरी तरह छूट जाती है। अब सबसे बड़ा ट्विस्ट देखिए। भारत ने नई दिल्ली में म्यांमार के जिस राष्ट्रपति यू मिन आंग से हाथ मिलाया और क्रिटिकल मिनरल्स पर चर्चा की, असल में उस म्यांमार सरकार का उन खदान पर कोई नियंत्रण ही नहीं है। काचिन राज्य के जिन इलाकों में सबसे महत्वपूर्ण भारी रेयर अर्थ मिलते हैं, वे म्यांमार की सैन्य सरकार के बजाय एक गैर राज्य सशस्त्र समूह काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी यानी KIA के नियंत्रण में है, जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन में देख सकते हैं। इसका सीधा और कड़वा मतलब यह है कि भारत सरकार सिर्फ म्यांमार की आधिकारिक सरकार से डील करके 1 किलो रेयर अर्थ भी भारत नहीं ला सकती। समस्या यह है, म्यांमार की सेना इन विद्रोही समूहों को वैध नहीं मानती और भारत का भी इन समूहों के साथ कोई औपचारिक संवाद तंत्र नहीं रहा है। हालांकि बीच में ही ऐसी खबरें आई कि भारत ने इन विद्रोही समूहों के साथ बैक चैनल से खनिज आपूर्ति के विकल्प तलाशने की कोशिश की,
लेकिन KIA और भारतीय अधिकारियों दोनों ने ही इन खबरों को आधिकारिक तौर पर खारिज कर दिया है। यानी खजाना जिसके घर में है, उससे भारत सीधे बात नहीं कर सकता और जिससे बात कर रहा है, उसका उस खजाने पर हक नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर वहाँ गृह युद्ध है, तो क्या वहाँ खनन बंद है? बिल्कुल नहीं। वहाँ खनन पहले से भी तेज़ गति से चल रहा है, लेकिन उस खनन का पूरा फ़ायदा उठा रहा है चीन। भारत के मुकाबले चीन की म्यांमार में पकड़ कहीं ज़्यादा गहरी और व्यावहारिक है। चीन ने पिछले कई दशकों में म्यांमार में सिर्फ बुनियादी ढांचों में निवेश नहीं किया, बल्कि उसने वहाँ के स्थानीय कारोबारियों, बिचौलियों और सबसे महत्वपूर्ण स्थानीय सशस्त्र समूह के साथ एक बेहद मजबूत नेटवर्क बना लिया है। चीन की कूटनीति बड़ी अजीब है। वह नेपीडा की सैन्य सरकार को भी हथियार समर्थन देता है और पर्दे के पीछे से उसी की सरकार के खिलाफ लड़ रहे कोचिन इंडिपेंडेंस यानी KIA जैसे समूहों के साथ कामकाजी रिश्ते बनाकर रखता है। नतीजा यह होता है, काचिन राज्य की खदानों से निकलने वाला लगभग सारा रेयर अर्थ अयस्क बिना किसी रुकावट के सीधे चीन के यूनान प्रांत पहुंच जाता है। वहां चीनी फैक्ट्रियां इसे प्रोसेस करती हैं और दुनिया को बेचती हैं। 2018 के निर्यात प्रतिबंध हुए हो, 2021 का तख्ता पलट हुआ हो, या फिर 2024 के अंत में चीन द्वारा KIA पर दबाव बनाने के लिए लगाए गए व्यापारिक प्रतिबंध ही क्यों ना हो, यह चीनी आपूर्ति तंत्र कभी पूरी तरह रुका नहीं। चीन का नियंत्रण सिर्फ खदान पर ही नहीं, बल्कि माइन टू मार्केट की पूरी सप्लाई चेन पर है। मान लेते हैं कि भारत कूटनीतिक चमत्कार कर दे और म्यांमार की सरकार व स्थानीय समूह दोनों को राजी कर ले, लेकिन इसके बाद आती है अगली सबसे बड़ी दीवार, लॉजिस्टिक और कनेक्टिविटी। ऑस्ट्रेलिया या अर्जेंटीना जैसे दूर देशों की तुलना में म्यांमार भारत का पड़ोसी है, जिसके साथ भारत 1643 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। भारत की सरकारी कंपनियां काबिल दूर देशों में खनिज खोज रही हैं, लेकिन म्यांमार भौगोलिक रूप में सबसे व्यवहारिक विकल्प होना चाहिए था, मगर हकीकत में म्यांमार तक पहुंचने के लिए हमारे रास्ते सालों से बंद पड़े हैं। भारत ने पूर्वोत्तर राज्यों को बंगाल की खाड़ी दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ने के लिए 2 महत्वाकांक्षी परियोजनाएं शुरू की थी। कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, दूसरा इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे। लेकिन रखाइन और चीन राज्यों में 2021 के बाद से सुरक्षा स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि इस परियोजना की रफ्तार कछुए से भी धीमी हो गई है। हाल ही में म्यांमार की सैन्य सरकार ने भरोसा तो दिलाया है कि वह अपने मौजूदा कार्यकाल में इन्हें पूरा करेगी, लेकिन हकीकत यह है कि इन रास्तों पर आज भी सुरक्षित आवाजाही नामुमकिन है। सड़कों के कई हिस्से टूट चुके हैं, कई जगह नए सिरे से निर्माण होना है, और यह सब तब तक नहीं हो सकता जब तक म्यांमार में शांति ना हो, जिसकी उम्मीद फिलहाल दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। इन तमाम भयानक चुनौतियों को देखने के बाद क्या यह मान लिया जाए कि भारत के लिए म्यांमार का यह मौका एक बंद रास्ता है? तब तो आंसर होगा बिल्कुल नहीं। भारत इस चुनौती की गहराई को बहुत अच्छी तरह समझता है। यही वजह है राष्ट्रपति मिन आंग की यात्रा के दौरान भारत ने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई, कोई बड़ा MOU या दीर्घकालिक आपूर्ति समझौता साइन नहीं किया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने साफ कहा, यह बातचीत अभी सिर्फ द्विपक्षीय विचार के स्तर पर है। भारत यहाँ फूंक फूंक कर कदम रख रहा है, लेकिन भारत के पास एक लॉन्ग टर्म मास्टर प्लान है, जिसे 3 रणनीतिक कदमों में समझा जा सकता है। पहला है तकनीकी और व्यावसायिक तैयारी। भारत को म्यांमार की आधिकारिक सरकार के साथ तकनीकी सहयोग जारी रखना चाहिए। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, काबिल और इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड जैसी संस्थाओं के जरिए भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और भविष्य के निवेश की रूपरेखा तैयार रखनी होगी, ताकि जैसे ही हालात सुधरें, भारत बिना समय गंवाए सीधे माइनिंग शुरू कर सके। दूसरा, मिनीलेटरल और क्वाड का इस्तेमाल। मई 2026 में लॉन्च हुए क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव फ्रेमवर्क के तहत भारत को जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ मिलकर म्यांमार में कदम बढ़ाना चाहिए। जापान के पास खनिज प्रोसेसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर का लंबा अनुभव है। वो पंछी मंच के जरिए म्यांमार में निवेश करने से भारत का अकेले का राजनीतिक और व्यापारिक जोखिम बहुत कम हो जाएगा। तीसरा है व्यवहारिक और लचीली कूटनीति। म्यांमार में संघर्ष लंबा चलेगा और अलग अलग इलाकों पर नियंत्रण बदलता रहेगा। भारत को अपनी विदेश नीति को इतना लचीला रखना होगा कि वह अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और हितों को नुकसान पहुंचाए बिना उन सभी व्यवहारिक पक्षों के साथ कामकाजी संवाद स्थापित कर सके जिनका खनिज समृद्ध क्षेत्रों पर वास्तविक नियंत्रण है। म्यांमार के रेयर अर्थ खनिज भारत के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। यह एक लंबी और बेहद कठिन रणनीतिक यात्रा है। जब तक भारत की केंद्र और राज्य स्तर की एजेंसियां मिलकर काम नहीं करती, जब तक हमारे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट सुरक्षित और पूरे नहीं होते, और जब तक हम चीन की तरह जमीन पर व्यवहारिक कूटनीति नहीं अपनाते, तब तक म्यांमार का यह खजाना हमारे लिए सिर्फ एक उम्मीद बना रहेगा, हकीकत नहीं। लेकिन एक बात साफ है, चीन के एकाधिकार को चुनौती देने का रास्ता म्यांमार के इन्हीं अशांत जंगलों से होकर गुजरता है, और भारत इस रेस से पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या भारत म्यांमार में चीन के इस सदियों पुराने नेटवर्क को तोड़ पाएगा? क्या क्वाड के साथ मिलकर भारत इस रणनीतिक चुनौती को हकीकत में बदल
लगेगा, अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।